सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट करने के साथ हमारा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया है और अब सेकंड पार्ट यानी रे ऑप्टिक्स हमारा शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये जो हमारी स्टोरी चल रही थी शुरू से, फिज़िक्स की जर्नी चल रही थी, ये उसी का नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है कैसे? हमने शुरुआत की थी स्टैटिक चार्ज से, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के स्टडी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने स्टैटिक चार्ज को पढ़ा, रुके हुए चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। देन क्या हुआ? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज मोशन में जब आ गया, चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो फिर उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से हमें मिलता है मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के बाद हम कहाँ पहुँचे? मैग्नेटिज्म जब हमने पढ़ा, मैग्नेटिज्म क्यों आया? मूविंग चार्ज की वजह से। फिर मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हमें यहाँ पर पता चला कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें मिलता है क्या? अल्टरनेटिंग करंट, एसी मिला। और जब एसी को हमने पास कराया कैपेसिटर वाले सर्किट में तो हमें पता चला कि वहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लाइट के साथ क्या रिलेशन है, ये भी पता चला। तो क्या पता चला कि लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट उसका एक पार्ट है। ठीक है, यानी लाइट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा और जो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक में पढ़ने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो वही सेम हमारा जर्नी कंटिन्यूड है और उसी से चलते चलते हम लाइट पर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर लाइट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो होगा रे ऑप्टिक्स, जिसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, रे ऑप्टिक्स, और यू कैन से जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ मतलब जब लाइट को वेव के जैसे माना जाता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पता चला, मतलब प्रूव हुआ कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। बट जो उससे पहले जो वेव्स की थ्योरी थी यानी मैकेनिकल वेव्स वाली, उससे ये डिफरेंट है। तो ये बात यहाँ पता चल गई थी कि वेव है बट वो मैकेनिकल वेव नहीं है, उसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर जो है लाइट का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। वेव नेचर जैसे कि डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। और रे ऑप्टिक्स में जो हमने 10 क्लास में भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, अभी रे का मतलब क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो लाइट में ये चीज़ें पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते हमें ये भी पता चलेगा बाद में कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, लाइट हैज़ ए पार्टिकल नेचर ऑल्सो, क्योंकि इससे पहले लाइट के बारे में बोला जाता था, मतलब डिस्कशन होता था कि वो वेव है कि पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली थ्योरी से ये कंफर्म हुआ कि वो वेव है बट मैकेनिकल वेव नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई थी, उसके बाद फिर से ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले जिनसे पता चला कि लाइट पार्टिकल है। ठीक है, लाइट हैज़ ए पार्टिकल नेचर, लाइट पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करता है। तो अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूज़न चालू हो गया कि इधर तो बड़ी मुश्किल से ये पता चला था कि लाइट वेव है और फिर से कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो गया, कुछ नया एविडेंस देखने को मिल गया जिससे पता चला कि लाइट पार्टिकल भी है। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, जिसको कहा जाता है डुअल नेचर। ठीक है,
तो फिर ऐसे ही जैसे पहले भी हिस्ट्री में होता रहा है कि सिमेट्री डिस्कशन जिसको बोला जाता है, उसके बेसिस पे लोगों ने ये बोला कि अगर लाइट का पार्टिकल नेचर हो सकता है, यानी कि वेव नेचर हो सकता है, वेव पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकता है, तो पार्टिकल भी वेव के जैसे बिहेव करता होगा, ऐसा लोगों ने गेस किया सिमेट्री आर्गुमेंट के बेसिस पर। तो अगर वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है तो इसी सिमेट्री आर्गुमेंट पे डिस्कशन हुआ कि पार्टिकल का भी वेव नेचर हो सकता है, पार्टिकल में ऑल्सो हैव वेव नेचर। ठीक है, कैसे समझ में आई ये बात, कहाँ से शुरू हुआ डिस्कशन कि लाइट तो वेव है, वेव पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो इसका उल्टा भी सही हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट नेचर प्रिफर्स सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री होती है। ऐसा कुछ कुछ जगहों पे अभी बहुत सी बातें अभी ऐसी भी पता चली हैं कि जिनमें पता चलता है कि सिमेट्री नहीं भी होती कुछ जगहों पे, लेकिन नेचर प्रिफर्स सिमेट्री, ये डिस्कशन बहुत पहले से होता आया है। तो उसी सिमेट्री डिस्कशन पर ही आया कि अगर वेव पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल भी वेव जैसे बिहेव कर सकता है। तो यहीं से फिर जो नया टर्म शुरू हुआ उसको कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव। दोनों का इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मैटर वेव के जैसे बिहेव कर सकता है और वेव मैटर के जैसे, इसी को कहा गया डुअल नेचर। ठीक है, फिर इसी से आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं डुअल नेचर में क्या पढ़ा गया कि मैटर से जो लाइट निकल रही है, मटेरियल से जो लाइट निकल रही है जिसको स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल तुमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो हाइड्रोजन के एटम से जो लाइट निकल रही है उसको स्टडी किया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे पहुंच गए मैटर से एटम की तरफ, फिर एटम से पहुंच गए, एटम के और अंदर झांकना शुरू हो गया तो वहाँ पे न्यूक्लियस तक की बात पहुंच गई। और फिर उसके बाद में ये भी पता चल गया कि हम लोग एटम्स में जो मटेरियल है, मैटर के स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स की हेल्प से हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस के बाद सेमीकंडक्टर्स तक बात पहुंच गई, और सेमीकंडक्टर्स तक बात पहुंचने के बाद में फिर मॉडर्न फिजिक्स की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शुरुआत हो गई। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स यहीं से कंसिडर किया जाता है, यहाँ से कि लाइट का पार्टिकल नेचर पता चला, यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत चलते चलते पहुंचती है इलेक्ट्रॉनिक्स तक। तो ये वाला जो पोर्शन है इट कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी जो सेंचुरी था 19th सेंचुरी उसके बिगिनिंग में, बल्कि बोलो 18th सेंचुरी के एंड से शुरू हो गया था मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ से लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक है उसमें हमें ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमें इधर से पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, देन डुअल नेचर, देन एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब हमारा शुरुआत जो है वो यहाँ से होगा, रे ऑप्टिक्स से होगा, जिसको तुम थोड़ा बहुत अपने 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो।